class, we had already discussed about prokaryotic cells. Okay, now today we are going to start to discuss about eukaryotic cells. Eukaryotic cells. Okay, eukaryotic cells. लास्ट क्लास में जैसे प्रोकैरियोटिक को हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके जो इतने भी सैन एनवलप है, उसके जो साइटोप्लाज्मिक हैं, जो केमिकल कंपोजिशंस है, उनके लिए मैं बेसिकली आप लोग को एक और लिंक सेंड करूंगा यूट्यूब का, ठीक है? वहां से जाके आपको और भी जो डाउट होगा उससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, द वर्ड दैट इज यूको. ओके, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक मीन्स, जो यूकैरियोटिक है, यू का मैं पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज द एडवांस लेवल्ड सेल. एडवांस लेवल, जब ऑरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था ना, जब हमारी जो अर्थ है उसका जब डेवलपमेंट हुआ था, तो लाइफ की जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो कहाँ से आया था? प्रोकैरियोट से था. ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, prokaryotes are modified into eukaryotic organism. यूकैरियोट्स. ओके, तो ये जो डेवलपमेंट हुआ इसको फिर हम लोगों ने नाम दिया इवोल्यूशन, कि भाई उनमें क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है. लाइक हमारे जो फॉरफादर है वो क्या है? मंकीज है. तो ये उनका जो डेवलपमेंट हम में हुआ है, ठीक है, जो हम लोग डेवलप हुए हैं, तो वो क्या है? हमारे फॉरफादर है. सेम वैसे ही यूकैरियोटिक के फॉरफादर अगर बोलेंगे तो प्रोकैरियोटिक होंगे. मतलब ये जो है वो प्रिमिटिव लेवल ऑफ सेल्स है. ओके, प्रिमिटिव लेवल्स ऑफ सेल्स, एंड दीज आर द एडवांस लेवल ऑफ सेल्स. Now we are talk the all detail related to, very good morning, good afternoon, related to basically eukaryotic cells. So guys, देखो जो eukaryotic cells है, अगर हम लोग उसको डिवाइड करें, so they are further divided into two types of cells. The first cells is animal cell. Okay, animal cell, and second is a plant cell. Plant cell. So the difference between animal cell and plant cell are related to first, the presence of and absence of cell wall. Okay, cell wall. The presence and absence of cell wall. In the animal cell, the cell wall is does not present, and in plant cell, the cell wall is present. ओके, सेल वॉल के बेसिस पे इनका डिफरेंस होता है. सेकंड जो अगर डिफरेंस इनके बीच लोगे तो बेसिकली वो होता है क्लोरोप्लास्ट. ओके, क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, देन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट जो है डिफरेंस का बेसिस वो होता है बेसिकली सेंट्रियोल. सेंट्रियोल इट इज हेल्प इन द सेल डिवीजन. ओके, तो सेंट्रियोल एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल में एब्सेंट होता है. इसके रिप्लेसमेंट में होता है गाइस बेसिकली प्लेट्स. ठीक है, जिसको प्लांट प्लेट्स बोलते हैं, प्लांट प्लेटलेट्स के फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो एक फाइबर प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है ना, बेसिक्स है. इन बेसिक्स के पे ही हम लोग को क्या करना है, आगे इसमें डिफरेंस क्रिएट करना है. सो एनिमल एंड प्लांट सेल से पहले इनका जो एक बेसिकली कंपोजिशंस होता है उसको हम लोग अच्छे से क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं. क्या क्या इनका मेन कंपोजिशंस होगा, कैसे इसको डिराइव करेंगे. वीडियो क्लियर है? क्लियर है इस वीडियो? ओके, anyone please take the screenshot and send me in my personal VP. ओके, यूकैरियोटिक सेल्स. सो यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम लोग एडवांटेज दे तो आप लोग पहला जो है इसका बेसिक बता रहा हूं मैं. सबसे पहले तो आपको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए. ठीक है, अगर अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करने आ गया तो आपका जो मार्क्स है वो कहीं नहीं जाने वाला. फिर देखो ये जो है, ये जो सेल्स होते हैं ना वो इरेगुलर शेप होते हैं. इनका कोई बेसिकली फिक्स शेप नहीं होता. ठीक है, कुछ के जो होते हैं शेप ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन सबका शेप फिक्स हो ये कंफर्म नहीं है. तो आपको बस ऐसा बनाना है कि ये जो है वो रेगुलरली
फॉर्म में दिखे, थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, इन प्लांट सेल्स द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो गाइस ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होता है प्लांट सेल में आओगे तो प्लांट सेल का जो सबसे बाहर का जो इन्वॉल्व होता है, जो बेसिकली सेल्स को आउटर इन्वायरमेंट से क्या करता है, अलग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट सेल। ओके, एंड अगर हम लोग इसको जूम इन करें, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, तो ये जो प्लांट सेल है, अगर हम लोग इसका सेक्शन कटिंग करके देखें गाइस, तो ये जो होगा हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसा कि गिवन होगा आपके बुक में, दैट इज बेसिकली फ्लूइड मोजेक मॉडल। ओके, ये फ्लूइड मोजेक मॉडल जो होता है ना, उससे हम लोग इसको जनरली शो करते हैं। मीन्स ये जो होता है डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसा डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो लेयर का फॉर्म है ना, उसको आप लोग, ये जो है ये ऐसा फॉर्म है, तो उसको आपको जस्ट चेंज करना है। तो ये फॉर्म ऐसा क्या होता है, पूरा जो इसका आउटर व्यू होता है उस पर क्या होता है, ये फिक्स रहता है, अरेंज रहता है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, ये जो सेल दिख रहा है, जैसे ये जो सेल्स है, ये ऐसा ओपन नहीं रहता। जैसे ये डस्टर है, तो ये डस्टर जैसे एक साइज में है ना, अगर हम लोग सेल के साइज में लें, तो इसको अगर ये क्रिप क्रॉप कर दे यहाँ से, तो बेसिकली ये जो शेप होगा वो रॉड शेप मीन्स बेसिलस का शेप होगा। बेसिलस के शेप को अगर हम लोग इसको टीएस करें या एलएस करें, ठीक है, जैसे टीएस कर रहे हैं हम लोग या एलएस कर रहे हैं, तो कट करने के बाद उसका ओपनिंग जो पोर्शन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है ना कि मतलब ओपन ऐसे ही दिखेगा, नहीं, सेल्स को आप जनरली ऐसे नहीं देख सकते, उसके लिए उसको कट करना पड़ता है। ठीक है, या फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो भी बनाना है यहाँ पे, फिर ये जो हो गया आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गया आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। वैसे प्लांट सेल में जाओगे तो वहां पे क्या होगा, उसका आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होगा। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, न्यूक्लियस बनाना है। सो न्यूक्लियस बनाना बहुत इजी है, डबल लेयर फॉर्म रहेगा ये, डबल लेयर फॉर्म बनाओ, उसके बाद वन बाय वन जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, okay, that is nucleus. These holes are called nuclear pore. Okay, and this outer layer present inside the cell and inside the cytoplasm. These are called nuclear membrane. They are the separate genetic material from cytoplasm. Okay, the main difference link. Okay, ये हो गया आपका। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम क्या होते हैं, मैक्सिमम नेम्स पता होने चाहिए। फर्स्ट जो नेम होगा यहाँ से देखो, ये जो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, ये जो होल दिख रहा है ना, इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। यहीं से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एज अ फॉर्म ऑफ आरएनए, ओके, एमआरएनए, यहाँ से निकलती है और साइटोप्लाज्म में उस एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये न्यूक्लियर पोर हो गया। जैसे आप जैसे फर्स्ट क्लास में जैसे एनिमेशन वीडियो में मैं आपको दिखाया था ना, वैसा टाइप का होल होता है। लाइक ये जो है एक बॉल जैसा है, बॉल, ठीक है, बॉल जैसा है, इसका कोई बेसिकली नहीं, आप जब इसको टीएस कर रहे हैं तब ये हो रहा है, अदरवाइज ये बॉल ही है। जब उसको कट करोगे तो क्या है, ये ऐसा ओपन व्यू दिखेगा। अदरवाइज बॉल में जो छोटे छोटे होल कर देंगे ना, वैसा टाइप का उसके न्यूक्लियर पोर बनते हैं। ठीक है, ये जो आपको हेरिटेज फॉर्म दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है कॉलिकल कोइल्ड फॉर्म, ये जो है इसको क्रोमेटिन नेट बोलते हैं। देखो यहाँ से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जो क्रोमेटिन नेट्स होते हैं, जो आपका क्रोमोसोम होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो क्रोमोसोम होता है वो एक्चुअल में जब सेल डिवाइड होता है उस टाइम पे ये क्या होता है, अपने आप को कंडेंस करके, ठीक है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में जब वो ग्रोथ फेज में होता है, ठीक है, तब वो क्या रहता है, पूरा का पूरा जो इंटरफेस कंडीशन है उसमें ये क्या रहेगा, क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में रहेगा। मीन्स क्रोमोसोम भी यही है और क्रोमेटिन नेट भी यही है। ठीक है, आपका जो मेन जेनेटिक मटेरियल यही है, इसको डीएनए बोलेंगे। ओके, उसके बाद ये जो क्रोमेटिन जो नेट है, वहाँ कई पोर्शन ऐसे होते हैं जो काफी डार्क होता है और कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो काफी लाइट होती है। तो जो डार्क पोर्शन होता है, ठीक है गाइस, जो डार्क पोर्शन होगा इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और जो लाइट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ओके, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको 4 डॉट ऐसा बना सकते हो। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, लिख नहीं रहा हूं मैं, लेकिन आप लोग याद रखना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बाद जो जो इंटरमोस्ट इसके अंदर का जो लिक्विड होगा
जेली लाइक फ्लूइड। अब ये जो जेली लाइक फ्लूइड है इसका काम क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल का जो इंफॉर्मेशन है, मतलब समझ लो अगर किसी भी पोर्शन है कोई बहुत ही ज्यादा क्या है सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा नाजुक कोई चीज है, अगर हमको उसको क्या करना है सेफ रखना है, ठीक है, तो हमें बस ये प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि वो जो उसके जो एंड्स हैं वो एक दूसरे से टच हो तो आराम से स्लोली फॉर्म में हो, ठीक है, स्पीड भी होगा तो क्या हो सकता है टूट सकता है या फिर डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म वो काफी जेली और मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको मूवमेंट करने का परमिशन तो देता है, बट उसका मूवमेंट जो होता है काफी स्लो होता है। जैसे समझ लो कि ग्लिसरीन में कोई बॉल डाल दो या ग्लिसरीन में आप कोई पत्थर डाल दो, ठीक है, तो ग्लिसरीन में अगर कोई कंकड़ पत्थर भी डालोगे तो उसका मूवमेंट जो होगा बहुत स्लो होगा, ठीक है। तो सेल ऑर्गन्स में जो मेन जो साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ठीक है, जो आपका सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली या मैट्रिक्स लेवल का होता है। इसका मेन जो यूज है, मेन जो इसका एप्लीकेशन है वो यही है कि जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या ना करे, मोमेंटम ना करे, टकराए नहीं, जिससे वो क्या हो सके, डैमेज हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका याद रखना। ये ओवरऑल जितना भी मैं बताया वो सबको एक साथ आप क्या करोगे, न्यूक्लियस काउंट करोगे। देन यहाँ का जो बेसिकली एमआरएनए या जो भी प्रोटीन लेवल होता है वो कनेक्ट होता है गाइस एक स्पेशल स्ट्रक्चर से। ये स्ट्रक्चर आपको बेसिकली पता ही होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे लास्ट क्लास में मैं बताया था। यस, प्लीज म्यूट योर माइक। This is called basically endoplasmic reticulum. Okay, these are the tubal-like structure. They are the provide gateway to transfer and the transformation of different protein molecules. एक यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कोई फिक्स नहीं होता सेल्स में, ठीक है, वो सेल्स के अकॉर्डिंग ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम का नंबर हो सकता है। हम लोग को क्या करना है, बस डायग्राम में यही शो ऑफ करना होता है। डायग्राम जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो लैंग्वेज है, आप जिस लैंग्वेज में लिख रहे हो, जैसा आप अपने आंसर को क्या कर रहे हो, जो चेकर है उसके सामने शो कर रहे हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डायग्राम। अगर आपका डायग्राम बहुत ही अच्छा बना है, वेल डेवलप्ड डायग्राम है, ठीक है, वेल क्लियर्ड है, तो क्या होगा, आपको मार्क्स मिलता ही है। अब यहाँ पे देखो ये जो है फॉर्म, यहाँ पे जब राइबोसोम्स जो होते हैं एज अ आरआरएनए, ठीक है, एक होता है आरआरएनए, आर आरआरएनए, ये जो आरआरएनए होता है यानी राइबोसोमल जो आरएनए होता है एज अ फॉर्म ऑफ राइबोसोम, वो कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियोलस उसको डेवलप करती है, और ये जो है इस फॉर्म से आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होती है गाइस, अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, दे आर अटैच विथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर लुक लाइक एज अ रफ सरफेस। ओके, ये देखो ये कैसा दिख रहा है, एज अ रफ सरफेस दिख रहा है, रफ दिखना स्टार्ट हो गया। So this is basically called rough endoplasmic reticulum, and the ये जो दिख रहा है ना बेसिकली आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे रीजन क्या हुआ गाइस, these are very smooth, look like is smooth because there are does not have any ribosome particles, so these are called smooth endoplasmic reticulum। okay, तो ये पॉइंट आप याद रखो। ओके, देखो पॉइंट समझते जाना, कैसे बनाना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ वी आर, अच्छा हम लोग जो है बेसिकली एक बात तो और कंफर्म है और क्लियर भी है कि ये जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, तो आप इसको भी ऐड कर दो साइटोप्लाज्म। आपके पास इतना भी स्पेस नहीं होगा कि आप उसके कंप्लीटली नेम लिख सके, इससे मैं सेल का नाम लिखा ही नहीं, सेल के अदर पार्ट्स के नेम लिखा ही नहीं, क्योंकि आपको अभी स्पेस ही नहीं बचने वाला, ठीक है। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होता है, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, जो फुलफिल होगा, जेली मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबका केमिकल कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए, जो हम लोग कंटिन्यू एक एक ऑर्गन को लेके क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाना बहुत इजी है, इसमें कोई टफ नहीं है, ठीक है। पीस तो खाई ही हो, बना दो पीस, कोई भी। इसका जो नंबर होता है 52,000 तक चला जाता है ना, याद रखना। ये लो, ये हो गया आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है,
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 2-3 जो साइट है, अलग अलग साइट्स पे आप इसको क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। देन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे गाइस दैट स्पेशल पार्टिकल्स, स्पेशल सेल ऑर्गन्स दैट इज कॉल्ड गोल्गी एपरेचर, ठीक है, या गोल्गी बॉडी। ये जो कहे ना गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेचर होता है, इसका रीजन आपको डायग्रामेटिक में समझाया था, एनिमेशन में दिखाया था कि ये जो राइबोसोम होता है इनसाइड द endoplasmic reticulum, they are take the some portion of the endoplasmic reticulum and form as a vessels, okay, vessels banata hai, and these vessels are move toward the direction of Golgi body, and these protein molecules are connected and transfer into the Golgi apparatus, as in there they are modified into simple complex to कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सिंपल प्रोटीन टू कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ओके, मतलब सिंपल जो प्रोटीन यहाँ पे था वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो दिस गोल्गी बॉडी आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, these are called protein factory of the cell, so these are गोल्गी एपरेचर्स, या इसको बोल लो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, एपरेचर्स भी है कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। सो गोल्गी एपरेचर्स, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस याद रखना, जो न्यूक्लियोलस है दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ द न्यूक्लियस, एंड दिस न्यूक्लियस आर कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ओके। नाउ सेंट्रियोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन, सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल होता है ना, इसका यूज क्या होता है, सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है इन द डिवीजन फेज। जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे, डिवीजन फेज में क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल है इसकी हेल्प से साउथ एंड नॉर्थ पोल में जो ये जो ट्रांसफर होगा, उसके बाद ये क्रोमोसोम्स को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, देन जो सेल है वो क्या होता है, लाइसिस कर जाता है, टूट जाता है, और 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। तो ये आपके सेल ऑर्गन्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ओके। आप राइबोसोम बना लो, राइबोसोम ऐड कर दो, राइबोसोम ऐड करो, एटीएस राइबोसोम, एटीएस आपका आरआरएनए यानी कि राइबोसोम्स, ओके, एटीएस आरआरएनए, जो भी आरएनए होगा वो कैसा होगा, एटीएस होगा। आपका युग प्रोकैरियोटिक में कितना होता था, 70s आरएनए होता था, ओके। हेलो बेटा, कोई भी एक स्क्रीनशॉट सेंड करके ना, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का और मुझे सेंड कर देना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्या करूं, स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करूं, ओके। देन अब इसमें जो फिलामेंटियस कंडीशन है, अब देखो उसमें क्या क्या हमको ऐड करना है। अब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखो, इसको आप देखो, चाहे अगर हल्का लगे ना तो आप फुलफिल कर लो। अब हम लोगों को कुछ और चीजें बनानी है, लाइक कुछ ऐसे ट्यूबल्स लाइक बना दो, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं microfilaments, okay, microfilaments and microtubules, the most important basic organs of the cell, organs of the cell। देखो माइक्रोस्केलेटल का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। हमारा जो शेप है, साइज है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, स्केलेटन के अकॉर्डिंग है। अब जो सेल में है वहां पर भी क्या होता है, माइक्रोस्केलेटल होता है, साइटोस्केलेटन जिसको बोलते हैं। अब साइटोस्केलेटन में एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स, एंड अदर जो होता है एक गाइस, उसको बोलते हैं माइक्रोट्यूबल्स या माइक्रोट्यूब्स। इन दोनों को एक साथ बोला जाता है साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन का क्या काम होता है, देखो साइटोस्केलेटन का काम बता रहा हूँ। ये देखो जैसे ये मैं सेल है, मैं अपने सेल्स को क्या कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ उसको, देखो हो गया। तो ये सेल वहां वापिस रुका क्या, नहीं, ये अपने शेप में वापिस चला गया। सेल को जब मैं यहाँ से खींच रहा हूँ तो इसको यहीं पे रुक जाना था, बट ये ऐसा रुका नहीं, ये वापिस अपने नॉर्मल शेप में चला गया। ये क्यों ऐसा हो रहा है, सेल्स ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, रीजन क्या है, साइटोस्केलेटन है, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबल्स की हेल्प से वो अपने नॉर्मल शेप में फिर से क्या होता है, तब्दील हो जाता है, ओके। तो ये आपका पूरा हो गया। इसके बाद इपिसोम, पैरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स आप जनरेट कर लो, ठीक है। कहीं कहीं पे आप क्या करो, लाइसोसोम जनरेट करो, लाइसोसोम्स क्या होता है, दैट इज द कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ
सेल, सेल का क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है। इसमें किचन फैक्ट्री तो आएगा नहीं क्योंकि ये क्या है, एनिमल सेल है, ठीक है, अदरवाइज किचन फैक्ट्री भी आ जाता आपका क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये आपका लाइसोसोम्स हो गया, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गन्स हैं जो आपके बुक में गिवन है, तो वो सब आप क्या करोगे यहाँ पे फुलफिल कर दोगे। तो ये आपका टोटल एनिमल सेल बन जाएगा। आप इसमें साइटो, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप साइटोप्लाज्म को बनाना स्टार्ट कर दो। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर को बढ़ा दो, आपको हौच पौच दिखना चाहिए हल्का सा, ठीक है, इतना नहीं कि बहुत ज्यादा हौच पौच कर दिए, बट थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। अब ऐसे डिस्कशन अगर करें हम लोग प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में कैसा होता है गाइस, देखो प्लांट सेल का अगर डेवलपमेंट आप करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको शेप पता चलता है। देखो ये जो है सिंपल बनाने का तरीका है, प्लांट सेल बनाओ, ओके, उसके बाद इसका एक इरेगुलर जो शेप होता है, उससे बेस्ट होता है ये वाला शेप। ये आप कोई भी क्लास में जाओ बहुत अच्छा होता है ये शेप बनाना। ये देखो हो गया। उसके बाद ये जो फॉर्म है इसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं ना, ये हमारा सेल वॉल का फॉर्म है। तो यहाँ पे सेंटर में एक लेयर होता है सेल वॉल का, डेट इज कॉल्ड मिडल लेमेला। ओके, सेल वॉल का ही क्या है, ये लेयर है। सेल वॉल जनरली जो होता है 4 लेयर का बनता है, बट ये वाला जो लेयर है इसको हम लोग मिडल लेमेला बोलते हैं, सेंट्रलाइज, जो दो सेल्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये जो बीच में एक गैप होता है, इसका यूजेस आपको बहुत उस टाइम बाद पता चल जाएगा, या फिर आप लोग जब टिश्यू पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो गेपे होती है, ठीक है, इसका यूजेस क्या होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को मॉडिफाई करने का, उसमें बेसिकली उसका फंक्शन में हेल्प करने का काम करता है। चलो ये हो गया। ये जो फॉर्म है इसको बोलेंगे हम लोग मिडल लेमेला as a form of as a types of cell wall. This is called cell wall, primary, secondary, tertiary. Okay, तीनों सेल वॉल्स का इंटरनल इक्विपमेंट होगा। देखो ये जो मिडल लेमेला, इसका पॉइंट समझना ना, मैं अभी डील करूंगा एक एक को, बट अभी देखो आप लोग, ये जो मिडल लेमेला है बेस्ट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। जैसे ये मिडल लेमेला है तो ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेल होगा, ठीक है, ये जो होगा ये सेकंड सेल होगा, यहाँ पे एक और सेल होगा, सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो सेल नंबर 2 है उसका ये सेल वॉल होगा। ओके, और ये इसका सेल वॉल हो गया। सेल वॉल का जो इक्विपमेंट है जो बीच से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो पॉइंट, ये होता है मिडल लेमेला, ठीक है, ज्वाइन करता है जो दोनों को। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आप इसी को क्या कर सकते हैं, डबल लेयर्ड कंडीशन में बना सकते हैं, या आप चाहो तो इसी को नेम दे सकते हो, बट समझाने के लिए मैं इसको डबल लेयर्ड कर देता हूँ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वैक्यूल्स रहेगा यहाँ पे, वैक्यूल्स जो होंगे छोटे छोटे एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो काफी स्मॉल्स होते हैं, बट यहाँ पे द वैक्यूल्स आर कंपेयर्ड टू एनिमल सेल इट इज बिगर, बहुत बड़ा रहेगा ये वैक्यूल्स का साइज, ठीक है, वैक्यूल्स का साइज हो गया काफी बड़ा रहेगा। यहाँ पे जो छोटा सा पोर्शन होगा वहां पे आप बनाओ क्या, आप ड्रॉ करो यहाँ पे न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस का डबल लेयर तो बनाना ही पड़ेगा, तो आप हल्का सा इसको डबल लेयर के फॉर्म में करो। न्यूक्लियस का जिगजैग स्ट्रक्चर जो होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन कहीं कहीं दिखा दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, न्यूक्लियर कोड जनरेट करना है, तो आप न्यूक्लियर कोड जनरेट कर लो। देखो डायग्राम देखने में इजी लगता है ना, बनाने में होता है प्रॉब्लम। अब इसको फास्ट बनाना पड़ता है, आप डायग्राम जब जाओगे हायर क्लासेस में तो आपको ये डायग्राम फास्ट बनाना पड़ता है, एक एक सेल ऑर्गन्स को बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलो ये आपका न्यूक्लियस बन गया, ये आपके वैक्यूल्स बन गए, क्या क्या बनाना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो बेसिकली यहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को जस्ट इसके सरफेस के साथ अटैच करना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सरफेस पे ही रहता है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, इसको मैं क्लोरोप्लास्ट बोल रहा हूँ, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, यहाँ पे एक क्लोरोप्लास्ट दे दिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे डालो आप, ये जो फॉर्म है डेट इज बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आप 2 3 जितना चाहो, ठीक है, स्पेस होगा तो बना दो आप, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ओवरऑल जो बन रहा है ना, ये डायग्राम है आपका, ठीक है। उसके साथ में इसको हल्का हल्का क्या कर रहा हूँ, आउटर व्यू डील कर रहा हूँ, क्योंकि कल अगर मैं बेसिकली इसको डील करना स्टार्ट करूंगा
ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर कल हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जो क्लास होगा हम लोग का कल का, ठीक है, फिर तो मंडे से देखेंगे। ये जो है ये वाला फॉर्म, इसको उठाएंगे, इसको जूम आउट कर जूम इन करेंगे। मतलब समझो हम लोग अभी कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ सेल्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। पूरा ग्रुप देखोगे तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल्स दिखेंगे, उसको जूम करोगे तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर सेल्स दिखेगा, उसको जूम करोगे तो इतने सारे सेल ऑर्गन्स दिखेंगे। अब उसको जूम इन करोगे तो कोई भी एक पार्ट पकड़ो, स्टेन डालो, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट के लिए। पार्ट का स्टेन डालने के बाद इसको स्टेन किए, 100x में इसको जूम किए। अब इसको क्या करें हम लोग, ऑब्जर्व करने स्टार्ट करेंगे। तो कल इसका निकाल दिए, फिर इसका निकाल दिए, तो इसके अंदर का जो मैट्रिक्स लेवल है वो जो है उन सबको डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। अभी ये देखो, ओके। सो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइक्रोट्यूबल्स तो इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि इसके पास सेल वॉल होता है ऑलरेडी, सीमेंटिंग जो होता है वॉल होता है, या सीमेंटिंग वॉल जो उसको शेप क्या करता है, उसका फिक्स कर देता है, ठीक है। इसमें शेप का कोई टेंशन नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म, लिखो। ज्यादा साइटोप्लाज्म के लिए हम लोग वो नहीं करते, ना ही आप पेंसिल वेंसिल से ज्यादा इसको स्कैनिंग करना, इसको आप लोग बस बोल दो साइटोप्लाज्म। वर्ड जो होता है ना गाइस, इसका बहुत मीनिंग होता है। देखो साइटोप्लाज्म बोला हूं ना, साइटोप्लाज्म, द मीनिंग ऑफ साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड, ओके, जेली लाइक लिक्विड। सो साइटोप्लाज्म मीन्स अ लिक्विड यूज फॉर द सेल, ओके। माइक्रोट्यूबल्स, वैक्यूल्स हो गया, वैक्यूल्स के छोटे छोटे, आप इसको आरएनए बोल दो, ठीक है, एटीएस आरएनए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एटीएस आरएनए, 70s आरएनए बताना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, गोल्गी को एपरेचस बना दो, आप चाहो तो कहीं भी बना दो, कोई टेंशन नहीं है, गोल्गी एपरेचस, ठीक है, गोल्गी एपरेचस हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना बाकी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दो आप, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसमें आपको रफ और स्मूथ दोनों दिखाना है, उसमें हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल आपको क्या करना है, मेन पॉइंट्स तो बहुत अच्छे से बनाना है, उसके बाद जो है बाकी को आप किसी भी सेल ऑर्गन्स को डबल ट्रिपल करके दिखा सकते हो, ओके। तो ये ओवरऑल है गाइस, स्क्रीनशॉट दे दो आप लोग। चलो अब हो गया। अब एक एक सेल ऑर्गन को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट जो सेल ऑर्गन है, या फर्स्ट जो हमारा लेयर है, डेट इज सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। तो आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं, कल सेल वॉल देख लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर सेल वॉल का मैं एक लेक्चर वीडियो सेंड कर दूंगा आपको, तो उसमें ये दोनों कवर हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को पता होना ही चाहिए। चलो सेल मेम्ब्रेन देखें, ये हटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलो देखो, सेल जो है बेसिकली आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका अगर आप लोग केमिकल कंपोजिशन देखोगे, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में दो चीजें याद रखना गाइस। दे आर द मेड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन द परसेंटेज इज 60 to 80%, लिपिड 40 to 20%, ओके। तो ये जो मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके लिए दो जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका प्रोटीन, ठीक है, दूसरा जो है आपका लिपिड। उसके बाद लिपिड में ही बहुत सारी चीज, बहुत सारा क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है इसमें। आपका लिपिड का जो फॉर्म है, इसमें आप फास्फोलिपिड पढ़ोगे, लिपोप्रोटीन इसमें पढ़ोगे, ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ोगे, मतलब बहुत सारे इसके नेम्स होते हैं। हाँ, कुछ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको कुछ कुछ मिलेगा, जैसे शुगर मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट ले लो, इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। 1-2% ही होता है, उसको एक्सेप्शनल केस में ले लेते हैं कई बार हम लोग। 1-2%, कहीं कहीं पे क्या होता है, ये ज्वाइंट होता है। तो ये क्या हो गया, केमिकल कंपोजिशन हो गया। अच्छा, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसका लेआउट कुछ ऐसा बनता है। ये इसको बोलते हैं बेसिकली लिपिड फॉर्म्स, ओके। ये क्या है, लिपिड्स है। प्रोटीन तो अलग होता है, प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका बेसिकली इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है। ये हो गया आपका लिपिड्स, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो, ये हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है गाइस।
उसको आप नोट डाउन करो, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो ये जो होगा आपका हाइड्रोफिलिक एंड है ये, ठीक है। और ये कहाँ अपीयर होगा, जस्ट आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ना उसके जस्ट आउटसाइड रहता है ऐसा, ठीक है। ये जो है इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक एंड। नेम समझना, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फिलिक जो वाटर का लविंग हो, वाटर लविंग एंड्स, ये वाटर लविंग एंड्स होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिर फोबिक, फोबिक मीन्स होता है जस्ट एनिमी, जो पानी के साथ मिक्स ही नहीं होना चाहता, दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड्स। तो ये कैसा होगा, ये ऑयली होगा, ठीक है। ऑयली होगा मतलब ये फैटी एसिड का बनता है, फैटी एसिड्स, ठीक है। ये फैटी एसिड, ऑयल जानते हो ना, ऑयल, ऑयल पानी के साथ मिक्स होता है क्या, नहीं। तो ये वाला जो एंड है ना वो फैटी एसिड वाला फॉर्म, वो ही क्या होता है आपका ऑयली फॉर्म होता है, ओके। और ये जो पोर्शंस है ये आपका हाइड्रोफोबिक बनेगा, फैटी एसिड का टेल बनेगा, ठीक है। तो ये मेन पोर्शंस होते हैं। देन इसको आप फास्फेट ग्रुप लिख सकते हो, फास्फेट ग्रुप है इसमें, फास्फेट, ठीक है, फास्फेट का बनता है। तो ये जो है मेन एंड है, किसके लिए, लिपिड के लिए, प्रोटीन का होता है वैसे ही। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे क्या दिया है, बहुत सारे थ्योरीज है ना। एक आपका डेनियल डेविसन का थ्योरी है, ठीक है, एक बाइलेयर थ्योरी है, और एक फ्लूइड मोजेक मॉडल्स है। तो बहुत सारे मॉडल्स है, बहुत सारे थ्योरीज है। तो मॉडल जो है दो तीन मॉडल्स याद रखना है हमको। एक तो आपका डेनियल डेविसन का मॉडल है, ठीक है, उसमें 75 और 30 एंगस्ट्रॉम का केस बताएंगे। एंड फ्लूइड मोजेक मॉडल जो होता है सबसे एडवांटेज होता है, जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब ने इसको क्या किया था बेसिकली, वो किया था, एक्सेप्ट किया था इस मॉडल को, कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसका जो बेसिकली क्या है स्ट्रक्चर है वो सेम एज जो साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, फ्लूइड मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग है। बट हम लोग देखेंगे वन बाय वन की क्या क्या डिफरेंस है, डेविंसन मॉडल भी देखेंगे। बट कल की क्लास में मैं स्पेशली आपको फ्लूइड मोजेक मॉडल ही बताऊंगा, क्योंकि कल का फ्लूइड का मोजेक मॉडल जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेटेस्ट होता है, सबसे एडवांटेज होता है, हर जगह पूछता ही है। अच्छा, एनसीईआरटी और मतलब कि अगर आप नीट लेवल पे प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको डेनियल डेविसन भी पता होना चाहिए, बाइलेयर मॉडल भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ये तीनों मॉडल आपको अच्छे से पता होने चाहिए। मेन मेन पॉइंट्स का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और ये सब क्लियर करेंगे, ओके। तो ऑलमोस्ट ये सब आपको क्लियर है। इनमें अगर कोई डाउट है तो अब आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, इनसे रिलेटेड। एनीवन हैविंग डाउट? यस। हाँ देखो, हम लोग आज ही स्टार्ट किया किए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट किए हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कल हम लोग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, डेनियल डेविसन हो गया, ठीक है, ये सब। उसके बाद मॉडल के बाद हम लोग इस मॉडल को डिटेल करेंगे। डिटेल करने के बाद हम लोग फिर सेल वॉल पे जंप करेंगे। फिर आपका जो जितने भी एक एक सेल ऑर्गन्स है उनको अच्छे से डील करेंगे, क्योंकि साइटोलॉजी में जितने भी सेल ऑर्गन्स है उनको पढ़ना, उनका डिटेल पढ़ना, उनके बारे में उनका केमिकल कंपोजिशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कल हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और बताइए। हाँ बस, और किसको, ऑप्शन तो बताओ, कंफ्यूज किस में हो? नहीं नहीं देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही पावर हाउस होता है। द पावर हाउस ऑफ द सेल जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करेगा, एटीपी जनरेशन करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोग प्राइमरी बेस है, बहुत बेस है ना, ये सब हम लोग पढ़ देते हैं। अच्छा, कितना टाइम है अपने पास, 5 मिनट्स का टाइम है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट्स में दिखा देता हूँ, ठीक है, क्या क्या है, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा ये सब। देखो, पावर हाउस, कंट्रोल रूम सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, सेल का जो कंट्रोल रूम होता है दैट इज न्यूक्लियस। ये दिख रहा है शायद, नहीं। तो ये होगा आपका गाइस न्यूक्लियस, इसी को ब्रेन भी बोलते हैं, कंट्रोल रूम जो है ना इसी को ब्रेन भी बोलता है, सेल का ब्रेन, ठीक है। तो दोनों क्या है, न्यूक्लियस है। वैसे ही कंट्रोल रूम ऑफ द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का भी कंट्रोल रूम होता है, याद रखना, न्यूक्लियस का भी कंट्रोल रूम होता है, उसको बोलते हैं
न्यूक्ली न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, ये देखो, ये न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस का कंट्रोल रूम होता है और ये इसका कंट्रोल रूम होता है। देन दी पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ दी सेल, सेल का जो पावर हाउस होता है डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया शॉर्ट में लिख रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, द पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड दे कंट्रोल रूम हो गया, पावर हाउस हो गया, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्टोरी, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होता है आपका गोल्गी एपरेचर्स या गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। समटाइम्स कुछ कुछ बुक्स में राइबोसोम दे देगा, लेकिन राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री नहीं होता, वो सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री हो गया आपका किचन हाउस, द किचन हाउस, ठीक है। किचन हाउस, किचन हाउस क्या होता है भाई बताओ, किचन हाउस ऑफ द सेल ये होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, अभी से लर्न करना स्टार्ट करो ये सब, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद देखो गाइस क्या होता है, किचन हाउस के बाद आपका होगा द सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कौन होगा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये होगा गाइस आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम, ओके, लाइसोसोम बोल लो, हो गया। बस इतना भी देख लो, उसके बाद तो बहुत सारे और चीजें हैं जो कंटिन्यू, जैसे पार्टिकल्स हो गया, इलेक्ट्रिक करेंटरी पार्टिकल्स, वो सब हम लोग फिर जब डिटेल पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, ओके। इसमें किसी को डाउट है, पावर हाउस है, यस। राइबोसोम्स को बेटा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि प्रोटीन को मेन ले जाने का काम, प्रोटीन को कैरी करने का काम लाइसोसोम्स ही करता है, ओके। तो ये पॉइंट्स याद रखना आप लोग, और भी बहुत जो भी बचा होगा ना फिर नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा।